प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आईटीआई, पॉलिटेक्निक और पारामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। और इस सीरीज के सारे क्वेश्चंस का अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा जो है आप के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है महातांडव सीरीज का सभी क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ही इतना मेहनत जो है किया जा रहा है। आपको बताना चाहिए ये आज जो है आपका सेकंड क्लास है, इस तरह का फर्स्ट क्लास ऑलरेडी हो चुका है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। गुड इवनिंग सभी लोगों को। और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा तो ध्यान से सीखिएगा। और अगर आप लोग इस बार 100% सफलता चाहते हैं तो आप सफलता बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सफलता बैच आपको पता होना चाहिए कि एलजीआर स्टडी लाइव ऐप पर जो है चल रहा है, जिसमें आप लोगों को फुल सिलेबस यानी कि सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज 100% बेहतर से बेहतर तैयारी जो है करवाया जा रहा है। तो आप लोग जरूर ये बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो ऐप है, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मेरे बारे में कुछ जानकारी बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, गार्जियन पूछते रहते हैं, तो ये आप यहाँ से हमारे बारे में नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। वेलकम बैक सर, वेलकम, सभी लोगों का वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों से गुजारिश होगा कि आप लोग जो है मतलब कमेंट कीजिएगा, मतलब ये कीजिएगा, आंसर भी करने की कोशिश कीजिएगा। आपको टाइम भी दिया जाएगा, आज की क्लास में आंसर करने के लिए भी टाइम दिया जाएगा। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है कि परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातु जो होते हैं उसका जो गलनांक है, उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्लास जिनका भी है, विक्रम जी आपका स्वागत है। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए कि जो उसका गलनांक है वो बढ़ता है या घटता है या स्थिर रहता है या कोई निश्चित क्रम प्रदर्शित नहीं होता है। क्या होता है जब ये आपको बताना है कि परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातु का जो गलनांक है वो क्या होता है। आंसर करना शुरू करेंगे। ए आंसर कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, ए आंसर कर रहे हैं। याद रखिएगा कि क्षार धातु का जो परमाणु भार अगर आप बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक घटता है, यानी कि बी आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा। ओके, हाँ, बी आंसर करने वाले सभी बच्चों का बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अपने जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर करने की आप कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के यानी कि पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक में स्थित है। मतलब जिस तत्व का, जिस एलिमेंट का परमाणु संख्या 55 होगा वो किस ब्लॉक में होगा। एस ब्लॉक में होगा, पी ब्लॉक में होगा, डी ब्लॉक में होगा या एफ ब्लॉक में होगा। किस ब्लॉक में होगा बताइए, तो जल्दी से जल्दी बताएंगे कि 55 परमाणु संख्या वाला जो तत्व है वो किस ब्लॉक में होगा। ओके, बिल्कुल ठीक है। चलिए 2 का पी बता रहे हैं, तो यहाँ पर 2 के लिए जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके ए होंगे, यानी कि याद रखेंगे एस ब्लॉक में। किस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में होंगे। किस ब्लॉक में होंगे, एस ब्लॉक में होंगे, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखिएगा 55 परमाणु संख्या वाला जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो किस ब्लॉक में होंगे प्यारे बच्चों, तो एस ब्लॉक में होगा। आप ये कैसे पता कर सकते हैं, तो ये आप पता कर सकते हैं जो आपके हाइब्रिडाइजेशन जो फॉर्मूला है उससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हेलाइट अयस्क का उदाहरण है। हेलाइट जो है वो किस अयस्क का उदाहरण है, गैलेना का या फिर बॉक्साइट का या फिर सिनेबार का या फिर क्रायोलाइट का, किसका उदाहरण है, जल्दी से बताइए। तो आप लोग हेलाइट जो है किसका उदाहरण है, तो आप अच्छा क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, आदिल राजा जी आपका स्वागत है। ठीक है, जल्दी से बताइए कि क्या होगा। 3 के लिए राइट आंसर बताएंगे, तो 3 के लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो डी होगा, क्रायोलाइट का। किसका है हेलाइट भाई साहब, हेलाइट जो है वो क्रायोलाइट का ये है। तो आप क्या करेंगे, याद रखने की जो है कोशिश करेंगे। ओके, चलिए ये आप देख लिए। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। दूध है भाई, दूध क्या है, दूध क्या है बताइए। तो जल में परिक्षिप्त वसा है या वसा में परिक्षिप्त जल है
या तेल में परिक्षिप्त जल है। भाई सब तेल में तो जल दूध नहीं हो सकता है, जल में परिक्षिप्त तेल है। क्या होगा 4 के लिए राइट आंसर क्या होगा? मैं ये तेल वाला दोनों ऑप्शन को कट कर देता हूं, ए और बी ऑप्शन के बारे में ही मैं आपको पूछ रहा हूं कि दोनों में से कौन होगा। जल्दी बताइए। हाँ ITI का, बिल्कुल ITI और पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल सभी के लिए केमिस्ट्री कॉमन क्लास चल रहा है, ठीक है। नमस्ते नमस्ते सभी लोग को। भाई जल्दी से बताइए 4 के लिए ये बता रहे हैं, वेल डन। ये आप याद रखेंगे कि दूध जो होता है वो जल में मिला होता है। कौन चीज? वसा। जल में वसा मिला होता है किसके अंदर? दूध के अंदर। तो आपके ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और सेशन को लाइक जरूर कीजिए। लाइक में कोई जो है कंजूसी नहीं चलेगा भाई साहब। 100 बच्चे देख रहे हैं तो 100 लाइक होने चाहिए, ठीक है। चलिए यहां पर आपके सामने आ चुके हैं 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है? कौन सा ऐसा यौगिक है जिसका जो है द्रव की अवस्था में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है? वो द्रव की अवस्था में हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता है? ठीक है, और कौन नहीं बना सकता है? नहीं, किसी को नहीं भूले हैं, किसी को नहीं भूले हैं। जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए कि 5 के लिए राइट आंसर क्या होगा? 5 के लिए राइट आंसर डी ऑप्शन। जितने भी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। C6H6 डी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे 5 के लिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा, जो कि आपके स्क्रीन पर है। संकरण में होता है। संकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन युग्म का योग होता है, या परमाणु कक्षाओं का योग होता है, या इलेक्ट्रॉन युग्म का निष्कर्षण होता है, निष्कासन होता है, या कक्षाओं का विघटन होता है। क्या होता है संकरण में? जब हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पर क्या होता है, यानी कि संकरण के टाइम पर क्या होता है? सभी का नाम ले रहे हैं, गौरव सभी का नाम ले रहे हैं, ठीक है। हाँ सबका कमेंट देख रहे हैं। MD बताओ जल्दी से। 6 के लिए जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। तो 6 के लिए यहाँ पर जो आपके राइट आंसर होंगे वो आप याद रखने की कोशिश करेंगे कि संकरण के अंदर, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि परमाणु कक्षाओं का योग होता है। किसका? परमाणु कक्षाओं को जोड़ा जाता है, यानी कि उसका योग किया जाता है, ठीक है। तो 5 के लिए बी ऑप्शन करने वाले सभी बच्चों का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि 2 परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनता है? 2 परमाणुओं के बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध का मतलब है कोवैलेंट बॉन्ड, तो किस के द्वारा बनता है कोवैलेंट बॉन्ड? ये आपको क्या करना बताना। इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण के द्वारा, या फिर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा, या इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा, या स्थिर विद्युत आकर्षण के द्वारा। किसके द्वारा बनता है जल्दी बताइए। तो 7 के लिए आपके राइट आंसर बी होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंध जो है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। तो आपके बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएंगे भाई? सही हो जाएंगे। ओके मेरा नाम नहीं, सभी का नाम लेते हैं। आदिल राजा जी भाई बताओ नाम में क्या रखा है सर? क्लियर। जिनको क्लियर नहीं दिखता है तो वीडियो के क्वालिटी को आप बढ़ा लीजिए। कम से कम आप जो है 420p क्वालिटी पे देखिए तो आपको क्लियर दिखेगा, क्योंकि यहाँ से पूरा फुल HD क्वालिटी दिया जा रहा है। फुल HD क्वालिटी में हम यहाँ से वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए MD तौहीद अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्या बोल रहा है कि धातु M के फॉस्फेट का सूत्र अगर PMO4 है, PMO4 है, इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा भाई साहब? अगर फॉस्फेट कोई M धातु है और M धातु का अगर फॉस्फेट का सूत्र PMO4 है, तो M धातु के नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा ये बताना है। ओके जल्दी से आप लोग सोचिए, तो सोच करके बताइए तो क्या होगा इसके नाइट्रेट का जो ये फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? 8 के लिए बता रहे हैं C। वेल डन, 8 का C बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। NO3 का होल 3, ठीक है। ये आपके C ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। और इसका PDF भी आपको हम देते हैं पर डे, तो कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, उसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे, तो आप लोग बने रहिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? ये क्वेश्चन है कि परमाणु के एक नाभिक कण,
एक नाभिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कभी प्रोटॉन का पूछ लेता है, कभी इलेक्ट्रॉन का पूछ लेता है, कभी न्यूट्रॉन का पूछ लेता है। तो बताइए कि किसने करा था इस प्रोटॉन का खोज? जल्दी बताइए। सिंपल क्वेश्चन भाई, सभी को आना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो क्या आएगा? जल्दी से बताइए कि आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है क्या होगा। देखिए, प्रोटॉन का जो खोज है वो वर्ष 1911 में किया गया था। रदरफोर्ड ने, आपको पता होना चाहिए कि इसका करा था खोज। ठीक है, तो 9 के लिए कितना आंसर हो जाएगा? सही आंसर सी होगा। कब करा गया था? तो ये 1911 ईस्वी में किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा, अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 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 ठीक है, याद रहेगा। सी ऑप्शन भाई सही होगा, सी होगा, 9 का सी होगा। 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने करा था प्रोटॉन का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि डॉट डॉट को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है। किसको छोड़ करके न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है? यानी कि सिंपली ये बताना है कि इसमें से किस में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्लोरीन में, ऑक्सीजन में, या फिर आर्गन में, या फिर हाइड्रोजन। किसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाएगा? 10 के लिए आंसर करेंगे। याद रखिएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो आपके एलिमेंट है इसमें नहीं पाए जाते हैं। कौन चीज? बिल्कुल ठीक है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। तो याद रखने की कोशिश करेंगे। ओके, डी होगा, डी होगा, बिल्कुल ठीक। डी वालों का बिल्कुल ठीक आ रहा है। जो गलती कर रहे हैं वो क्या करेंगे सर? जो गलती कर रहे हैं उनको मतलब करना ये है कि रोज क्लास अटेंड करना है। तो आप भी ऐसे ही क्या कर पाएंगे? सीख पाएंगे सभी की सभी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 11 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से इसका करेंगे आप लोग आंसर। क्या बोल रहा है भाई ये क्वेश्चन, क्या बोल रहा है इस पर जरा गौर कीजिए। विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है? विरंजक चूर्ण जो होता है इसमें विरंजक गुण पाया जाता है। ये किसके मुक्त होने के कारण होता है? क्लोरीन के मुक्त होने के, या फिर आणविक ऑक्सीजन के मुक्त होने से, या फिर नवजात ऑक्सीजन, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। किसके कारण होता है विरंजक गुण विरंजक चूर्ण के अंदर? जल्दी बताइए, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे आप लोगों के आंसर कम है। आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। चलिए, डी सी अलग अलग आंसर आ रहा है यहाँ पर। 11 के लिए जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे, नवजात ऑक्सीजन के कारण। किसके कारण? नवजात ऑक्सीजन के कारण। आप याद रखेंगे विरंजक चूर्ण में विरंजक का गुण पाया जाता है। ओके, तो 11 के लिए आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मार्स गैस में मुख्यतः होता है। जो मार्स गैस होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? तो मौ से मार्स और मौ से आप याद रखने की कोशिश करेंगे मीथेन। मौ से मार्स और मौ से मीथेन, मौ से मार्स और मौ से मीथेन। मैं मीथेन बोल दिया, अभी भी तो आप आंसर कर सकते हैं। तो मार्स गैस में कौन सी गैस पाई मुख्यतः क्या पाई जाती है? आंसर करेंगे जल्दी से भाई। गोल्डस्टीन के हेल्प से किया गया था। ठीक है, तो याद रखने की कोशिश करेंगे। गोल्डस्टीन भी थे उनके साथ, बट मुख्य रूप से रदरफोर्ड का नाम आता है। ओके, जल्दी बताइए। बी वेल डन, मीथेन। तो याद रखेंगे कि जितने भी मार्स गैस होंगे, कौन से गैस? मार्स गैस होंगे, उसमें पाए जाते हैं मीथेन। बी ऑप्शन। ट्रिक क्या है? ट्रिक है मौ से मार्स मौ से मीथेन, मौ से मार्स मौ से मीथेन। याद रहेगा, बिल्कुल कितना सिंपल फंडा है ना। चलो भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्जाम कब होगा? एग्जाम का भी फाइनल डेट नहीं आया, तो मैं झूठ मूठ का नहीं बोल सकता हूँ कि कब होगा। तैयारी मैं करवा सकता हूँ, तो तैयारी करवा रहा हूँ। जब होगा तो आप सभी को पता चलेगा और यहाँ पर चैनल पर बता दिया जाएगा। संभावना है कि ITI का एग्जाम अगले महीने लास्ट में होगा, और पारा मेडिकल और पॉलिटेक्निक का कोई भी गारंटी अभी नहीं है। 2 महीने लग सकते हैं कम से कम। क्वेश्चन है कि अल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया कहलाती है। भाई, जब कभी भी अल्कोहल और अम्ल के बीच में रिएक्शन होगा तो उसको क्या कहते हैं हम? एस्टरीकरण कहते हैं, या साबुनीकरण कहते हैं, या जल अपघटन कहते हैं, या हाइड्रोजनीकरण कहते हैं? क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। तो जल्दी से बताएंगे आप लोग। बी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आ रहा है भाई। उसके लिए भी अब 13 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर कर दो ना, क्या दिक्कत है? तो सर 13 के लिए राइट आंसर हो जाएगा एक, एस्टरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं?
एस्टरीकरण कहते हैं। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन? पूछ रहा है कि सिरके में उपस्थित अम्ल है। लो भाई साहब, कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बस ये बताना आपको। ठीक है, जल्दी बताइए कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, सिरका के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो आपको याद रखना कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का कौन सा? सर मेरा नाम लीजिए भाई, सबका नाम ले रहे हैं। मोहित जी भाई बताओ, नाम लेंगे तो 100 बच्चों का नाम लेंगे तो फिर कब पढ़ाएंगे? सो बताइए भाई, मतलब हद है। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, आप हमारे दिलों में बसते हैं तो फिर नाम लेने की क्या जरूरत है। हाँ, यहां पर याद रखिएगा सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल कौन से भाई साहब? CH3COOH, ये है आपके एसिटिक अम्ल। ए ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अगर पूछा जाए कि सिरका में एसिटिक अम्ल कितने % पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा 8 से 10%। 8 से 10% जो है सिरका में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। ये सिंपल सी बातें आप याद रखें। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही बता रहे हैं। सिरका में 8 से 10% क्या पाए जाते हैं? एसिटिक अम्ल। ठीक है, चलो सभी स्टूडेंट पे ध्यान दे रहे हैं भाई, सभी स्टूडेंट पे ध्यान दे रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई, 15 नंबर क्वेश्चन। ABCD बिलियनों के पीएच मान क्रमशः है। ए बिलियन जो है इसका पीएच मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दर्शाया गया है। मैं आपको हल्का और इसको क्लियर करके दिखाता हूँ। हल्का मतलब अलग टाइप सा दिख रहा है यहाँ पर। ये 11 है, बी का है 9.5, सी का है 3.5 और डी का है 6.5। ये पीएच वैल्यू है। ये ए का है, ये बी का है, ये सी और डी बिलियन का ये पीएच वैल्यू है। तो इनमें से सबसे अधिक क्षारीय बिलियन कौन है भाई? सिंपल सी क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्षारीय बिलियन कौन होगा? सबसे अधिक क्षारीय बिलियन कौन होगा? जल्दी बताइए। मैं आपको बता चुका हूं और आपको याद भी होगा कि 7 जो है पीएच वैल्यू किसका होता है? 7 पीएच वैल्यू होता है जल का, यानी कि सीधा कहा जाए तो उदासीन विलयन का। 7 से आगे 14 तक क्या होता है भाई साहब? क्षार का होता है। 14 तक क्या होता है? सॉरी, क्षार का होता है। ठीक है, और 7 से कम किसका होता है? अम्ल का। 7 से कम 0 तक किसका होता है? तो अम्ल का होता है। तो इधर से इधर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है, इधर से इधर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। 2 महीने के बाद होगा पॉलिटेक्निक का परीक्षा। तो यहां पर देख लीजिए कि सबसे अधिक पीएच वैल्यू किसका है? सबसे अधिक पीएच वैल्यू किसका है? तो सबसे अधिक पीएच वैल्यू यहां पर एक ए का दिख रहा है, ए बिलियन का, जो कि 11 है। 11 से ज्यादा कोई भी नहीं है। तो सबसे अधिक पीएच वैल्यू जिसका होगा वही सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो आपके ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही होंगे, यानी कि ए का जो पीएच वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, इसीलिए क्या होगा? ठीक है, सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। ठीक है, पॉलिटेक्निक का एग्जाम में अभी 2 महीने टाइम है, 2 महीने मजे से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अम्ल के जलीय विलयन में होता है भाई, क्या होता है? अम्ल का जो जलीय विलयन होता है उसमें क्या होता है? तो बताएंगे सर, अम्ल का जो जलीय विलयन है उसमें क्या होता है? जल्दी से बताइए आप लोग। तो अम्ल के जलीय विलयन में आपको पता होना चाहिए कि H3O जो है पाए जाते हैं। अम्ल के जलीय विलयन में H3O पाए जाते हैं। ये क्या करेंगे आप? याद रखने की जो है कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर हम बढ़ते हैं और यहाँ पर हल्का मतलब कुछ मिट रहा है, हम क्लियर कर देंगे आगे। ठीक है, निम्न में प्रबलतम क्षार हैं, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट क्षार कौन सा है? सबसे ज्यादा अधिक क्षारीय कौन सा होगा? आईटीआई का एग्जाम इस महीने के अगले महीने के लास्ट में होगा। ठीक है, मतलब 1 महीने 1.5 महीने आपके पास भी टाइम है। जल्दी बताओ, निम्न में प्रबलतम क्षार कौन है? 17 के लिए राइट आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा। तो 17 के लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अधिकतम जो है प्रबल क्षार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड अयस्क की सांद्रता अगर 1 × 10⁻12 मोल पर लीटर है तो इसका पीएच मान कितना होगा? इसका पीएच मान निकालने का जो है यहाँ पर बताने के लिए बोला गया है।
तो इस स्थिति में अगर यहाँ पर पीएच वैल्यू बताने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो इसका पीएच वैल्यू होगा वो होगा आपका 2। कितना होगा? 2 पीएच वैल्यू होगा। ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि फिटकरी का अणुसूत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिटकरी क्या है भाई साहब? तो शेविंग के बाद, दाढ़ी काटने के बाद आपने देखा होगा जो सैलून वाले होते हैं यानी कि नाई होते हैं, वो एक पत्थर जैसा क्या करते हैं, जिसका दाढ़ी काटा गया है उसके दाढ़ी पे घसते हैं, पत्थर जैसा पदार्थ, वही है फिटकरी। ठीक है, तो फिटकरी का आपको अणुसूत्र बताना है। जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। ये ITI का ही वीडियो है बादल, ठीक है, इस चैनल पर मिलेगा। जल्दी से बताइए, सभी को PDF मिलेगा भाई LGR स्टडी लाइव ऐप पे। नहीं ले सकते MD तौहीद, नहीं ले सकते हैं। आंसर करो जल्दी से। नीट मोटिवेशन क्या हो गया भाई आपको? किसने आपका चूना लगा दिया भाई? जल्दी बताइए, इसका आंसर भी करा करो जल्दी जल्दी कि फिटकरी का अणुसूत्र क्या होता है। तो फिटकरी का सिंपल सी बातें हैं। इसका जो अणुसूत्र होता है वो K2SO4 इंटू Al 2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। ये आपके फिटकरी के अणुसूत्र है। मतलब सी ऑप्शन आपके बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। आपके 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अगर कोई परिवर्तन हुआ और फिर वो पुराने स्टेट में आ सकता है तो उसे कहेंगे भौतिक परिवर्तन। और अगर कोई परिवर्तन हो गया और फिर पुराने स्टेट में नहीं आ सकता है तो हम बोलेंगे उसको रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही बनना, दूध से आपने अगर दही बना लिया, दूध से दही बना लिया तो फिर दही दूध में नहीं बदलेगा, तो इसको कहते हैं केमिकल चेंज, यानी कि जो आपके रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, लेकिन आप अगर क्या करते हैं, कोई रबर है, इसको खींच करके इतना बड़ा कर देते हैं तो परिवर्तन तो हुआ, लेकिन छोड़ देंगे तो फिर ये इतना बड़ा बन जाएगा, तो ये पहले जैसा था वैसा ही बन गया, तो इसको कहते हैं हम भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर अब बताना कि कौन से हैं भौतिक परिवर्तन। ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में कि जल के उबलने से जल वाष्प का निर्माण, ये तो भाई साहब भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जल वाष्प से फिर आप क्या बना सकते हैं, जल बना सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर आपको बताना है कि भौतिक परिवर्तन कौन नहीं है। तो पहला है। दूसरा कि बर्फ के पिघलने से जल प्राप्त होना, तो फिर जल से आप बर्फ बना सकते हैं, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। तीसरा बोल रहा है कि जल में नमक का घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। जल में अगर नमक घुल गया तो फिर नमक को आप जल से बाहर भी कर सकते हैं। अगला कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, भाई साहब ये एकदम भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगर LPG जल गया एक बार तो फिर से आप उसको LPG नहीं बना सकते हैं। तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। ओके, डी करने वालों की बिल्कुल ठीक है सर, साथ इंटर नहीं कर सकते भाई साहब, आपको एक ही कोई चीज करना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले चीज़ों को क्या करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है। जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं जो आपके उसका मुख्य स्रोत क्या है? कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए जल्दी से। रॉन्ग हो गया तो क्या दिक्कत है, रॉन्ग हो गया तो आप करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज भी क्लास जाएंगे आपके, ठीक है, तो हीत आपको टेंशन नहीं लेना है। ये नीट मोटिवेशन आज भी आपका क्लास जाएगा, इसके जस्ट बाद उसी में क्लास हम देने वाले हैं। 21 के लिए बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। तो 21 के लिए सी ऑप्शन होगा, याद रखेंगे। कोल तार और पेट्रोलियम दोनों ही कार्बनिक यौगिक के मुख्य स्रोत हैं, तो आपके सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आवर्त दूसरा ए जो है, सेकेंड ए के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सेकेंड ए, वैसे अगर बात करी जाए कि आवर्त जो है वो, अच्छा आवर्त के बारे में बात की जाए, ठीक है, तो आवर्त सेकेंड ए जो है
वो आपको बताना है कि उसके तत्व क्या कहलाते हैं। जल्दी से बताइए, सेकंड ए जो आवर्त है उसके तत्व क्या कहलाते हैं। तो 22 के लिए यहाँ पर जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो याद रखेंगे, क्षारीय मृदा धातु कहलाती है, क्षारीय मृदा धातु कहलाती है। ये आप याद रखने की जो है कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नांकित में आपको बताना कि प्रारूपी तत्व हैं। प्रारूपी तत्व कौन से हैं बताइए तो जल्दी से। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रारूपी तत्व होता क्या है। तो याद रखिएगा, तृतीय आवर्त यानी कि तीसरा आवर्त जो है, तीसरा आवर्त के तत्व को प्रारूपी तत्व कहते हैं। तो आप बताइए कि तीसरा आवर्त के कौन से तत्व हैं। तो तीसरा आवर्त के जो तत्व है वो सोडियम है। कौन है? सोडियम, यानी कि ए ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, आईटी का परीक्षा कब होगा? अगले महीने के लास्ट में होने की संभावना है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई साहब, अगले क्वेश्चन को देखो। क्या है अगला क्वेश्चन? पूछा है कि FeO3+2Al और एरो Al2O3+2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या दहन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है? आंसर कीजिए। आप सभी के आंसर हम देख रहे हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी क्या करेंगे, आंसर करने की कोशिश करेंगे। जल्दी बताइए। तो यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो आपके 24 नंबर क्वेश्चन है ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? तो यह है विस्थापन अभिक्रिया। ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, यहाँ पर एल्युमिनियम पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये डी ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कॉपर पायराइट का सूत्र है। ये तो सिंपल आपको फॉर्मूला बताना है कॉपर पायराइट का। तो कॉपर पायराइट के सूत्र के लिए आंसर करेंगे, जल्दी बताइए कि कॉपर पायराइट के सूत्र को मतलब सूत्र कौन सा है। तो कॉपर पायराइट का जो सूत्र है वो याद रखेंगे CuFeS2। CuFeS2 आपके क्या है, कॉपर पायराइट का सूत्र है। आप ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल जो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 26 नंबर क्वेश्चन कि अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त होता है। अमोनिया जो है उसको शुष्क करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? किसके हेल्प से आप दो कोर्स आप एक साथ नहीं कर सकते, इसीलिए। ठीक है, किसके हेल्प से आप अमोनिया को शुष्क कर सकते हैं ये बताइए जल्दी से। तो अमोनिया को शुष्क करने के लिए आपको CaO मतलब कैल्शियम मोनोऑक्साइड, कैल्शियम मोनोऑक्साइड का आप यूज करेंगे। CaO आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर जो है हो जाएगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? और सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। 150 बच्चे देख रहे हैं तो 150 लाइक होना चाहिए। मतलब लाइक में क्या कंजूसी आप कर रहे हैं बताइए। जल्दी बताइए। सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करती है तो क्या बनती है? तो सिंपल सी बातें हैं कि SO2Cl2 बनेगा आपका। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है? भाई कौन एक धातु है ये बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से तत्व जो है वो धातु है ये बताइए। 28 के लिए राइट आंसर करेंगे कि कौन से तत्व जो है धातु है। तो सोडियम आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा जो है रहस्यमय धातु है सोडियम। सोडियम जो है वो एक रहस्यमय धातु है। क्या है इसका गुण? इसका पहला गुण है कि इसको चाकू से काट सकते हैं। भाई साहब धातु तो जनरली चाकू से नहीं कटता है, लेकिन ये एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से काट सकते हैं। इसका दूसरा गुण है कि इसको केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि अगर इसको ऑक्सीजन में रख देंगे, हवा में, खुली हवा में रख देंगे तो ये ऑक्सीजन से बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है और क्या ये जलने लगता है। तो ये सब भी आप याद रखने की कोशिश करेंगे। ये आपने देख लिया कि सोडियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को कहते हैं। अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करेगा तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं उदासीनीकरण, क्योंकि अम्ल और क्षार रिएक्शन करके उदासीन बन जाते हैं। तो आपके सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल निम्न की मिश्र धातु है। भाई साहब पीतल किसका मिश्र धातु है? किस किस को मिला करके पीतल बनाया जाता है? किस किस को मिला करके
पीतल बनाया जाता है, ये आप क्या करेंगे बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 70% जो है आपका कौन चीज़, 70% आपको पता होना चाहिए कि तांबा, तांबा यानी कि कॉपर, तांबा यानी कि कॉपर 70% तांबा और प्लस 30% जो है आपका जिंक, 30% कौन चीज़, तो 30% जिंक यानी कि Zn। तो 70% आपके हो गए तांबा, ठीक, 70% तांबा और 30% जिंक, 30% कौन सा, जस्ता बोलिए या जिंक बोलिए, दोनों बात क्या होगा भाई साहब, बराबर होगा। 30% जिंक मिला करके बनते हैं आपके कौन चीज़, तो पीतल बनते हैं, मिला करके बनते हैं पीतल। तो अब आप तो आंसर समझ ही गए होंगे, तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, 8 का भी बता रहे, पता नहीं। तो आपने देख लिया कि कॉपर और पीतल को मिला के बनेगा, तो आपके सी ऑप्शन यानी कि सॉरी तांबा और जिंक, तांबा और जिंक को मिला के बनेगा पीतल, डैट मीन्स सी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और आपको अगर ये पूछ लिया जाए कि पीतल में तांबा कितने % होते हैं, तो 70%, जिंक कितने % होते हैं, तो 30%। ओके, 30 के लिए सी बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, वेल डन। तो ये आपने क्या करा, देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताएंगे कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। और जितने भी बच्चे अगर अभी तक सफलता बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये फुल सिलेबस कोर्स है, यानी कि इसमें सभी सब्जेक्ट का जो है 100% आप लोगों को एग्जाम तक तैयारी जो है करवाया जाएगा। यह कोर्स LGR स्टडी लाइव ऐप पे चल रहा है। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का बेहतर तैयारी करवाया जा रहा है चैप्टर वाइज, और इसमें आपका चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस प्रश्न भी करवाया जा रहा है। सभी क्लास का PDF भी आपको मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, मॉडल सेट का भी प्रैक्टिस जो है करवाया जाएगा। ये LGR स्टडी लाइव ऐप पे चल रहा है। ये जो रेड वाला ऐप है प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, कोर्स ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको ऐप इंस्टॉल करना है, फिर रजिस्टर पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर अपना डिटेल भर देना है। भरने के बाद फिर अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है, फिर पेड कोर्स पर क्लिक कीजिएगा। पेड कोर्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में व्यू डेमो का ऑप्शन आएगा, डेमो देख सकते हैं आप, और फिर बाय नाउ पर क्लिक करिएगा तो पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा तो ये सारा ऑप्शन आएगा। जिस भी मेथड से आपको पेमेंट करना हो आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास पेमेंट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप किसी दूसरे के मोबाइल से भी पेमेंट करवा सकते हैं, और इस नंबर पर कॉल करके आप सारा जानकारी ले सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो। और आज यानी कि यूट्यूब पर जितने भी मेरे क्लास होंगे सभी का जो PDF है वो इसी रेड वाला ऐप पर आपको मिलेगा। और इस ऐप के ये जो सेक्शन है, मतलब ये फ्री क्लासेज वाला सेक्शन, उसमें जाकर के आप जो है सारे के सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज भी जो क्लास हुआ है वो 10 मिनट के बाद आप इस ऐप पर जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला जो व्हाइट वाला जो ऐप है इसमें आपको सभी चीज़ जो है बिल्कुल फ्री मिलता है, तो आप वहाँ से भी जाकर के क्या कर सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और अब कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो पूछ लीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स लाइक कर दो, थैंक यू सो मच चंदन कुमार जी, आप सभी को मोटिवेट कर रहे हैं ये लाइक और शेयर के लिए। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप सेशन को शेयर जरूर कीजिए। शेयर अगर आप सोचो 150 200 बच्चे लाइव होते हैं, एक शेयर करेंगे 200 शेयर होगा तो कितने ज़्यादा बच्चे आपको पता होना चाहिए कि उसको फ़ायदा मिल पाएगा, ठीक है। तो आप लोग लाइक और शेयर में कोई कंजूसी मत कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए आप लोग। ओके चलो भाई साहब ठीक है, मिलते हैं तो फिर अगले क्लास में, और हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में क्या है नहीं। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर कल शाम 8 बजे। लाइव क्लास कब कब होती है सर? सुबह को 7 बजे, शाम को 7 बजे और शाम को 8 बजे, 3 लाइव क्लास होता है आपका यूट्यूब पर, ठीक है। और बताइए और कोई दिक्कत है? मैथ का क्लास शाम को 8 बजे कभी मैथ होता कभी साइंस होता है, ठीक है। तो आज साइंस हुआ, कल मैथ हुआ था, कल मैथ हुआ था और आज साइंस हो गया आपका शाम को 8 बजे। ओके ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग कल। ओके पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम कब तक है? 2 महीने के बाद, मतलब 2 महीने आपके पास अभी टाइम है। ये लगभग टाइम मैं बता रहा हूँ, बढ़ भी सकता है, और इसका कोई ऑफिशियल डेट अभी तक नहीं आया है, ठीक। चलिए गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आप सभी को सेशन में लास्ट तक